गुड इवनिंग एवॉन। प्रोग्राम तक पढ़ें, कौन सा प्रोग्राम बना रहा है तू आज? हाँ भाई रजत, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मज़ा नहीं आया गुड इवनिंग में भी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो आपका स्टडी कर रहे थे इरिगेशन के रिलेटेड था, एम राइट? उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसके आगे जो आपका फोकस करते हैं कि किस प्रकार से उसके अंदर क्या पूछा जा सकता है, क्या कवर कर सकते हैं ना। मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन में ले आता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था इरिगेशन क्या है, इरिगेशन के जो आपका अगर हम बात करें कि इरिगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन अगर हम देते हैं तो उसके लिए 3 मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, हाउ टू इरिगेट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट। ये 3 फैक्टर थे, इनको हमें फोकस करना पड़ता है, 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स को देखना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आपका एप्लीकेशन आपका करते हैं वाटर का। उसके बाद आपका जो वाटर एप्लीकेशन था उसको हम लोग कर रहे थे, तो फिर हमने देखा कि आपके इंडिया में प्रेजेंट टाइम में इरिगेशन का सिनेरियो क्या है। तो उसमें था कि 48.8% एरिया इंडिया का क्या है, इरिगेटेड है, बाकी रिमेनिंग आपका क्या है, अभी रेनफेड है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट ये था कि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है उसमें इरिगेशन जो अप्लाई किया जा रहा है वो टोटल नेट शोन एरिया के रिस्पेक्ट में 68.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। टोटल नेट शोन एरिया आपका 140 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर था कि इरिगेशन जो है वो हम शेड्यूलिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, और उसके लिए जो प्रोजेक्ट थे माइनर, मीडियम और लार्ज वो भी हमने देखे थे। क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम की कहानी क्या थी, कमांड डेवलपमेंट प्रोग्राम की कहानी क्या थी, वो भी हमने देखा था। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वो हमारा आता है कि फील्ड के अंदर जब आपका क्रॉप को आपका वाटर को अप्लाई किया जा रहा है तो उसमें वाटर और सॉइल का आपस में रिलेशनशिप होता है, जिसको आप लोग बोलते हो सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सॉइल वाटर रिलेशनशिप में हम लोग वाटर को अप्लाई करते हैं। आपका वाटर को अप्लाई करने के बाद वो कितना अवेलेबल है फील्ड में, सैचुरेटेड कंडीशन है, अनसैचुरेटेड कंडीशन है, उसके बिहाफ पर डिवाइड किया जाता है। सैचुरेटेड कंडीशन में वाटर आपका स्टेगनेंट कंडीशन में रहेगा, और जब आपका अनसैचुरेटेड कंडीशन होता है तो वाटर आपका जो है वहाँ पर आपका जो है मूवमेंट नहीं कर सकता, या फिर हो सकता है उस कंडीशन में आपका पानी मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों में ही प्रेजेंट ना हो। सैचुरेटेड कंडीशन में मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों फील्ड होते हैं। वाटर आपका एक्सेस वाटर है तो वो रन ऑफ भी कर सकता है, या फिर वो आपका लीच डाउन कर जाएगा, परकोलेट कर जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट कर जाएगा। उसमें हमने अलग अलग आपके वाटर की रेंज को देखा था। ग्रेविटेशनल वाटर था, कैपिलरी वाटर था और आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर था। कैपिलरी को हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है। तो क्या हुआ कि इसके अंदर आपका इरिगेशन का जो है आप अप्लाई करते हो, सॉइल के अंदर जो रिलेशनशिप है, सॉइल में जो वाटर अवेलेबल है आपका, वो उसको हम अलग अलग क्लास में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो डिवाइड किया जा रहा है, ग्रेविटेशन वाटर अलग है, कैपिलरी वाटर अलग है, और आपका यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक वाटर अलग है। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट एक पॉइंट है, फील्ड कैपेसिटी भी एक कंडीशन है ना। अब
जो वाटर है सोइल के अंदर उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज़ करते हो। वैसे तो देखो सोइल के वाटर को मेज़र करने के लिए उसमें बहुत सारे आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग अलग मेथड हैं, है ना। आपने ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में भी सुना होगा, सुना है क्या? ओवन ड्राइंग मेथड में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना डिग्री आपका जो सेल्सियस के ऊपर रखा जाता है, तो 105 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। तो 105 डिग्री सेल्सियस पे आपका ओवन ड्राइंग मेथड में टेम्परेचर आपका रखा जाता है। तो फोकस इस बात पे किया जाता है कई बार कि आपका ओवन ड्राइंग मेथड में यहाँ पर आपका टेम्परेचर जो रेंज होता है वो कितना होता है, तो 105 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा आता है कि टेंशियोमीटर क्या है। टेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे आप इसको टेंशियोमीटर कंसीडर करो, मैं आपको कहानी बताता हूँ। इसमें क्या रहेगा कि जो नीचे का पोर्शन है आपका, वो आपका ऐसा होता है कि इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स से वाटर आपका एंटर करेगा। देखिए बेटा, कोई भी चीज़, एक चीज़ बताइए, फॉर एग्जांपल अगर मैं हाँ, एक गेट है, उस गेट को मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास फोर्स ज़्यादा होगा तो आप गेट को ओपन कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास फोर्स कम है तो क्या गेट आप ओपन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वही बात होती है, आपके उस पोर में वाटर वही एंटर कर पाएगा जिसका फोर्स ज़्यादा होगा। अगर वो फ्री फ्लो में होगा तो वाटर एंटर कर जाएगा, लेकिन अगर सोइल ने उसको क्या कर रखा है, आपका पकड़ रखा है, सोइल ने उसको होल्ड कर रखा है, तो क्या उस केस में टेंशियोमीटर वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा। तो याद रखना, टेंशियोमीटर की रेंज के बारे में क्वेश्चन आता है कि जो टेंशियोमीटर है उस कितना रेंज पे वर्क करता है। तो टेंशियोमीटर आपका कितनी रेंज पे वर्क करता है बेटा? 0.85 बार या एटमॉस्फेयर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब जो टेंशियोमीटर है ये क्ले सॉइल में भी इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। अगर टोटली क्ले सॉइल है, उसमें क्ले कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा हैवी है, उस केस में भी टेंशियोमीटर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारे मेज़रमेंट की बातें रही, सॉइल वाटर की बातें रही। अब आपका जो सॉइल में वाटर अप्लाई किया जा रहा है ना, उसको किस मेथड के द्वारा, क्योंकि हमने कल 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। 3 ऑब्जेक्टिव में क्या था आपका? हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू इरिगेट और हाउ टू इरिगेट। तो हमने इन 2 ऑब्जेक्टिव को आई थिंक सो अभी तक समझ लिया है। व्हेन टू इरिगेट का मतलब तो वही बात है कि अब आपका क्रिटिकल स्टेजेस। अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जो आपका सोइल के अंदर जो वाटर आप अप्लाई कर रहे हो, देखो कितना अप्लाई कर रहे हो, मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूँ कि आपकी सोइल कैसी है, क्रॉप कैसी है, नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, इनके बिहाफ पर भी आपका इरिगेशन जो शेड्यूलिंग होता है या वाटर रिक्वायरमेंट कितना है वो इनके बिहाफ पर आपका डिवाइड होता है। अब यहाँ पर कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं आपको बताने आऊँगा या फिर मैं आपको समझाऊँगा कि भाई आपका हर एक क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट कितना है। देखो बेटा, टेबल है आपके पास अवेलेबल है, क्रॉप के साथ में भी लिखा हुआ है, याद कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है, मोस्ट वेलकम क्वेश्चन पूछिए, लेकिन आपका इरिगेशन जो वाटर है हर एक क्रॉप का वो याद करना पड़ेगा। दूसरा होता क्या है कि इरिगेशन वाटर अप्लाई किया जाता है, जैसे आपने वैसे सोइल में हम लोग प्रॉब्लमेटिक सोइल को पढ़ते हैं। होता क्या है कि सोइल के अंदर जैसे एसिडिटी ज़्यादा होती है, एल्कलिनिटी ज़्यादा होती है, उसी प्रकार से वाटर के अंदर भी क्या होता है, मिनरल कंटेंट आपका कई बार ज़्यादा होता है, या तो सोल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, है ना। जैसे आपने सुना होगा बोरोन कंटेंट भी उसमें ज़्यादा होता है, कई बार आपका जो है उसमें सोल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो उस केस में हम लोग उसको सोइल में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपका डिपेंड करेगा कि हमारी क्रॉप फील्ड में कौन सी है। आपने कई बार देखा होगा, मतलब आप लोग जब पीपीटी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मैं पीपीटी बहुत कम यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है कि उसको जब देख लेते हैं तो ऐसे लगता है यार पता नहीं रटी रटाई बातों को वही बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक वे अलग नहीं बन पाता, रिप्रेजेंटेशन अलग नहीं बन पाता, और हर एक क्लास में रिप्रेजेंटेशन अलग होनी चाहिए, ठीक है। वो तभी बन पाती है जब हमें वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर भी आपको पीपीटी दिखाऊंगा ज़रूर, अगर है कि नहीं है पहले देख लेता हूँ।
कई बार तो होती भी नहीं है। कहीं इरिगेशन दिख रहा है क्या? नहीं है भाई, इधर देख लेते हैं। हम्म पता नहीं कब की बनाई हुई पड़ी है, ठीक है, संभाला भी नहीं है मैंने। क्योंकि एक्चुअल में ये होता है ना कि पढ़ाने के टाइम पर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, कंटेंट आपको वैसे अवेलेबल रहता है आपके पास, है ना, तो इसलिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई चीज़ करेक्शन करवानी होती है तो क्लास में मैं ऑलरेडी उसको बोल के बता देता हूँ, ठीक है। करंट का डेटा मैं ज़्यादातर पीपीटीज़ में नहीं रखता, क्योंकि करंट चेंज होता रहता है, उसको यहाँ पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पर आपका, अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये आपके इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं आपके, आप लोग अच्छे से जानते हो, जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है आपका, सतलुज रिवर के ऊपर है, और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इनको क्या करता है, वाटर की सप्लाई करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 2016 या 17 की बात है, क्वेश्चन आया था कहीं पर दिख रहा है, गोदावरी नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट आपका होता है, सॉरी गोदावरी नहीं, दामोदर वैली, दामोदर रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट है, और ये आपका बिहार और वेस्ट बंगाल में होता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बिहार भी था, वेस्ट बंगाल भी था, और आपका वहाँ पर बाकी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर दोनों में से हम किसको चूज़ करेंगे, तो इसका आंसर आपका जाएगा कि वेस्ट बंगाल इसके लिए प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल का ज़्यादा एरिया इसमें क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, ठीक है। अब हर एक को याद नहीं कर सकते, क्योंकि कितने हैं, क्या सभी को याद करना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है एक बार आप लोग आंखों में से निकाल लेना, मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। लेकिन आप लोग ये बोलें कि सर मुझे एग्जैक्टली याद करना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एग्जैक्टली याद करने के लिए कितनी टेबल हैं। अगर मैं क्रॉप और क्रॉप के साइंटिफिक नेम तक की बात करूँ तो आई थिंक सो 48 क्रॉप तो फील्ड क्रॉप आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, है ना। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करेंगे तो फिर आपका और बढ़ जाएगा। तो करते करते हमारे पास डेटा याद करने वाला काफ़ी ज़्यादा है, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारा ना याद करते हुए आप क्या करिए कि एक तो दामोदर और भाखड़ा नंगल डैम है, इसके बाद में आपका हीराकुंड डैम है, नागार्जुना सागर है, फरका प्रोजेक्ट है, राजस्थान केनाल है, टिहरी डैम है, और नर्मदा सागर है। बस इनको फोकस कर लेना, बाकियों के रिस्पेक्ट में ये है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या उत्तराखंड में डैम है, इरिगेशन फैसिलिटीज कहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है? क्यों नहीं करवा सकता? उत्तराखंड और यूपी दोनों में करवाता है, ठीक है, लेकिन मेन जो है वो उत्तराखंड में और आपका यूपी में है। लेकिन उत्तराखंड में वो डैम अवेलेबल है, किस नदी के ऊपर प्रेजेंट है, भिलगंगा और भागीरथी नदी के ऊपर। या इसमें भी चेंज करेगा? हाँ, तो दोनों एरिया ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश का कवर कर रहा है ना, वो किस स्टेट का ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये भी तो मैं अभी क्या बोला, जैसे बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों को क्या कर रहा है, ये प्रोजेक्ट आपका दे रहा है, तो उस केस में आप लोग क्या बोलोगे? समझ में आ गया? तो वहाँ पर हमें फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ और किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब कोई पूछेगा कि अवेलेबल कहाँ है, तो क्या हम यूपी में आंसर करेंगे? नहीं, तो आंसर क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड। समझ में आया? तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी बेटा मैंने ये सारा बता दिया है कि ये आप जैसे आपका इरिगेशन फील्ड है, ठीक है, उसके बाद में आपका इरिगेशन होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है, क्यों पानी अप्लाई कर रहे हैं, 140% ये कहानी आपकी है, ठीक है। ये आपका टाइम ऑफ इरिगेशन एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर किस बात पे डिप्ले आपका करता है, हाउ बेस्ट टू इरीगेट या हाउ टू इरीगेट, एक ही बात है, मेथड ऑफ इरीगेशन,
ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट क्या होता है, देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग हरियाणा और पंजाब से कितने लोग बिलोंग करते हैं, हाथ खड़े करना। हरियाणा पंजाब से कितने लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। और राजस्थान से, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। देखो आपका क्या होता है कि हरियाणा और पंजाब राजस्थान में मेजरली क्या है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर एकड़ वाटर की सप्लाई की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका कोई पर्टिकुलर फार्मर है, फॉर एग्जाम्पल मैं फार्मर हूँ, ठीक है। ये मेरी एक कैनाल है इरिगेशन, इस कैनाल से एक आउटलेट है छोटा सा, एक आउटलेट यहाँ है, एक आउटलेट यहाँ है, एक आउटलेट यहाँ है। इस आउटलेट का एरिया फिक्स होता है कि ये इतने एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। क्या बोला, इस आउटलेट का एरिया कवर्ड फिक्स है कि इतने एरिया को कवर करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका 50 हेक्टेयर को कवर करेगा, और इस आउटलेट का भी एरिया फिक्स है कि ये कितने एरिया को कवर करेगा, ये आपका करेगा 20 हेक्टेयर को, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया आ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा एरिया कवर नहीं हो पाएगा। इधर अगर आओगे तो इधर आपका है 70 हेक्टेयर, इधर अगर आओगे तो इधर आपका है फिर आपका 60 हेक्टेयर। पॉसिबल है ना, वेरिएशन तो हो सकती है, या ऐसा होता है कि सेम टू सेम मिलेगा, पॉसिबल है क्या ऐसा होना, नहीं पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जो इससे पानी जाएगा, अब यहाँ पर 20 हेक्टेयर है, एग्जांपल के तौर पे सोच के देखो, 20 के 20 हेक्टेयर 20 फार्मर के हैं, मतलब 1 हेक्टेयर इज गिवन टू 1 फार्मर। गॉट द पॉइंट। सो अब होता क्या है कि इस पानी को टोटल 7 डेज के रोटेशन में अप्लाई करते हैं। किस रोटेशन में, 7 डेज में। 7 डेज की रोटेशन में जब अप्लाई किया जाएगा तो वहां पर कुछ ऐसा सिनेरियो रहता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर। वाटर क्या चलेगा, 24 इंटू 7 चलेगा, 168 आवर बन गए टोटल हमारे पास, 168 आवर बन गए। और 168 आवर डिस्ट्रीब्यूट कितने एकड़ में करने हैं, कितने हेक्टेयर को करने हैं, 20 हेक्टेयर, और 20 हेक्टेयर इज इक्वल टू 50 एकड़। तो यहां पर एकड़ कितना पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 37 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि अगर बात करें तो आपका कितना जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग जो आपका आवर है वो पर एकड़ को दिया जाएगा, ठीक है। 3 घंटे 1 एकड़ को दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर हरियाणा पंजाब राजस्थान में वाटर की सप्लाई पर एकड़ डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। कुछ एरिया में पर एकड़ 9 मिनट भी है, 6 मिनट भी है, 1 आवर भी है, 45 मिनट भी है, 3 आवर भी है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है और नंबर ऑफ एकड़ वहाँ पर कितने हैं। और ये हमारा क्या होता है, वाटर का रोटेशनल सप्लाई होता है। क्या होता है हमारा, वाटर का रोटेशनल सप्लाई, एंड दिस इज आल्सो नोन एज वाराबंदी। वाराबंदी, वाराबंदी मतलब बारी, ठीक है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, पंजाब से बिलोंग करते हो, तो एक गाना बहुत बार सुना होगा ना, भज के हटाई मखना जट पानी दी बारी दे पीछे लड़ पे, है ना, बोलते नहीं बोलते हैं। क्या होता है उसका मतलब, वही कि आपका पानी की बारी है ना, कि एक वाटर का आपका रोटेशन सप्लाई है, हर एक पर्सन का वीक के अंदर एक बार आता है। तो डेफिनेटली अगर कोई 1 मिनट भी उससे ले लेगा तो लड़ाई नहीं करेगा, क्या करता है, तो उसी के पीछे ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। तो आपका वाराबंदी जो सिस्टम है वो यहीं से आपका होता है। गॉट द पॉइंट। चलिए, तो ये वाराबंदी सिस्टम जो मैनेजमेंट किया जाता है वो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में ही किया जाता है। और ये 1974-1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। किस किस के लिए, एक तो इरिगेशन चैनल बनाने के लिए, एक वहां पर लैंड को प्रॉपर्ली शेप देने के लिए आपका, क्योंकि देखो वही बात है, लैंड लेवल होगा तो क्या होगा, इरिगेशन देना ईजी होगा। और लास्ट में आपका क्या,
इंट्रोडक्शन ऑफ वाराबंदी और रोटेशनल सप्लाई ऑफ वाटर टू एंश्योर इक्विटेबल एंड एश्योर डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल फार्म होल्डिंग। वही बात बोली जो मैंने समझाई अभी आपको, है ना। तो इसलिए ये आपका क्या है, पर्टिकुलर आपका बेटर सिस्टम माना जाता है। गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, आई थिंक सो कल मैंने यही डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, हो चुका है आपका, कर लोगे याद। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये दोनों बता दिए थे ना कल आपको, रुपीज और एरिया के कंसेप्ट, मतलब कई बार भूल जाता हूं मैं, एक बता देता हूं दूसरा भूल जाता हूं, ऐसा तो नहीं किया, शुक्र है। नेक्स्ट है काइंड ऑफ वाटर, तो ये हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, किया था ना। चलिए ये रहा आपका सोइल का जो कंपोजिशन है, उसका वॉल्यूम कंपोजिशन हमारा, ठीक है। और इसमें वो आपके सॉइल पार्टिकल और एयर पार्टिकल और आपका वाटर पार्टिकल किस प्रकार से प्रेजेंट है, समझ रहे हो इस बात को। ये हमारा टैंक है और ये टैंक रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, कि आपका वाटर किस प्रकार से अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी क्या किया, ये हमारी सॉइल है, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, एक टैप के द्वारा पानी ओपन कर दिया। ये टैप आपकी रेन भी हो सकती है या फिर आपका इरिगेशन हो सकता है। गॉट द पॉइंट। वाटर अप्लाई हुआ, अब इस टैप को अगर लगातार ओपन रखोगे तो पानी इससे क्या होता जाएगा, बाहर होता जाएगा। दिस इज नोन एज एक्सेस इरिगेशन और रेन ओवरफ्लो, ठीक है। और जैसे ही ये कंडीशन आपकी यहां पर रुक जाएगी, उस कंडीशन में ये क्या कहता है आपका फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। अब इस फील्ड कैपेसिटी के बाद देखिए यहां पर आपका वाटर अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एक प्रकार से। और ये आपका एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये आपका एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा, लेकिन जल्दी ही क्या होगा, सोइल से निकल जाएगा, क्योंकि ये कहां पर प्रेजेंट है, आपका मैक्रोपोर में प्रेजेंट है, ठीक है। जल्दी ही क्या होगा, ये निकल जाएगा। लेकिन अब यहां पर आपका स्टार्ट होता है जिसे आप अवेलेबल वाटर, और लास्ट में आपका क्या बोलते हो, अनअवेलेबल वाटर बोलते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये अवेलेबल वाटर है, तो अवेलेबल वाटर कहां तक अवेलेबल था, यहां तक अवेलेबल था। इसके बाद इस पानी में से, टैप में से पानी बाहर निकलना बंद। सेम जैसे ही आपकी सोइल में से रूट के लिए पानी अवेलेबल होना बंद, तो उस कंडीशन में वहां पर कंडीशन क्रिएट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद हमारी कंडीशन आती है नॉन अवेलेबल क्रॉप वाटर, मतलब ये वाटर आपका जो है अवेलेबल नहीं हो पाएगा, किसके लिए, आपकी क्रॉप के लिए, ठीक है। तो ये टैंक से समझ में आया सारी कहानी आपको, ठीक है। एक प्रकार से सॉइल, अब देखो यार ये समझने के तरीके होते हैं हर चीज़ को। विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ होती है, कहते हैं ना, आप फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, कई बार आप लोगों को, आपने कुछ कहीं भी देखा है ना, तो नॉर्मली अगर पढ़ा उसको तो थोड़े टाइम के लिए याद रहेगा, उसी को अगर सुन लिया आपने, देखो आप लोग क्लास में क्यों आते हो, क्लास में इसलिए आते हो, कुछ बच्चों को अच्छी खासी नॉलेज होती है, फिर भी उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्लास की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए नहीं कि वो पढ़ना नहीं जानते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं रेगुलरिटी उन्हें मिलेगी। किसके लिए आते हैं वो लोग, कि रेगुलरिटी उन्हें मिलेगी और हर चीज़ को बोलकर बताया जाएगा, तो क्या होगा, उसको कानों में सुनने को मिलेगा। देखिए अब क्या होता है, कई बार टीचर आपको क्लास में आता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, कैसे होता है, ठीक है। एक टीचर आता है आपको कि समझाता है कि भाई ये चीज़ ऐसे हुई, ये चीज़ ऐसे हुई, ये चीज़ ऐसे हुई। अब दोनों में फ़र्क क्या है, कि जिसने आपको प्रॉपरली एक सीक्वेंस बना के समझाया, वो माइंड में आपके लॉन्ग टाइम तक रह जाएगा। वहीं पर अगर कोई एक ऐसा आपका पर्सन यहाँ पर आकर आपको बोलता है, नॉर्मली है ना, आपको बोलने के बताने के बजाय क्या करता है, वो एक मूवी दिखाता है आपको, और वो मूवी आपको क्या रहती है, लॉन्ग टाइम तक याद रहती है कि नहीं रहती है। इसी प्रकार से हमारी जो विजुअलाइजेशन होती है वो हमारे माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, क्योंकि विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। इसलिए हमेशा जब भी पढ़ते हो तो अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ें जो प्रैक्टिकल बेसिस की हैं, ठीक है, जैसे आपके जो डिजीज़ वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, तो उनको कोशिश करेंगे कि आपका किसके साथ पढ़ा जाए, विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ा जाए, कि डिजीज़ कैसे अकर करता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम विजुअलाइजेशन से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाकी जैसे फैक्ट है, तो फैक्ट के लिए कोई विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता, कोई कुछ और नहीं हो सकता। उसके दो ही बेस्ट तरीके हैं कि उसको क्या करो, रिपीट करो। क्या करो आप लोग, रिपीट करो।
पहले पढ़ो, फिर सुनो, फिर याद करो, फिर रिपीट करो, किसी को बोलकर। मैं आपको आप एक काम करिएगा, एक वीक के लिए एक आदत को अपना लो। कोई भी टास्क आपको दिया जा रहा है, पहले आपने मेरे से सुन लिया, फिर खुद पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद कोई भी अपना फ्रेंड है, चाचा, ताया, मामा, बुआ, फूफा, फूफड़, मामी, कोई भी आपके पास, उनको उसको रिपीट करने की कोशिश करना जो आपकी बकवास को सुन ले, ठीक है। वरना कोई ये पूछेगा भाई तू गा क्या रहा है, पहले बता, है ना। तो जो भी पर्सन आपका इसको रिस्पॉन्स दे उससे आप लोग सुनने की कोशिश करना, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। एक हफ्ते तक करके देखो, अगर फर्क नहीं पड़ा तो फिर मुझे पकड़ लेना, ठीक है। ये हमारी अलग अलग कंडीशन है। देखिए पहला क्या है आपका, सैचुरेशन कंडीशन, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पर क्या शो हो रहा है, फील्ड कैपेसिटी। तीसरा क्या हो रहा है आपका, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये हमारा वेट ऑफ वाटर है, इसको कल हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। कहीं भी अगर आपका डाउट है तो आप लोग बताइए, वरना आपका यहाँ पर मैंने जो है हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था। एक बार जल्दी से इनको नज़र घुमा लो इसके ऊपर। हो गया, चलो आगे। ये हमारा होता है टेंशियोमीटर। देखिए टेंशियोमीटर क्या होता है, इसके अंदर ये सिरेमिक टिप है जिसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। इससे वाटर आपका एंटर करता है, वो किस फोर्स के साथ गया उसको ये गेज क्या करता है, मेज़र करता है। क्या करता है, मेज़र करता है, और इससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कितना पानी एंटर किया, ठीक है। तो ये रहा आपका एक प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन या विजुअलाइजेशन, और कुछ इस प्रकार से ये सोइल में क्या होता है आपका लगा हुआ होता है। रहेगा याद बेटा, ठीक है। ये याद मत करना, इस टेबल को आप लोग काट दीजिएगा। हाँ, ये मैं आपसे बोल रहा था कि अलग अलग क्रॉप जो हैं वो अलग अलग पीएच पे क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि सूटेबिलिटी हर एक की क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक की स्टेबिलिटी पावर, ससेप्टिबल पावर, रेजिस्टेंट पावर क्या है, अलग है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका टेबल प्रेजेंट है। तो इसको आपका ये है सोइल में जो एसिडिक कंडीशन है, ध्यान से पढ़ना, किसके रिलेटेड है ये, एसिडिक सोइल के रिलेटेड है। उसके बाद में आपका यहाँ पर है एल्कलाइन सोइल के रिलेटेड कौन सी सूटेबल है, कौन सी आपकी अनसूटेबल है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर है कि जो फोर्स हमने पढ़ा था, याद है आपको, एडहेशन, कोहेजन, कैपिलरिटी, है ना। क्रॉप वाटर मैनेजमेंट और रिक्वायरमेंट, ये हमने कल आपका पढ़ा था, अच्छे से याद होगा। एक सेकेंड रुकिएगा, ये सैलिनिटी क्लास आ गई आपकी, किसकी, मैं अभी बता रहा था ना आपको, इरिगेशन वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, तो मैं इसी के लिए आपको यहाँ पर पीपीटी में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये पीपीटी में आपका प्रेजेंट है, ये माइक्रो महो के अकॉर्डिंग है, ये मिली महो के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर इसकी एक यूनिट और भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसी। इसको याद कर लेना, उनको भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मेजरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपका यहाँ पर आता है सोडिसिटी। सोडिसिटी का मतलब क्या होता है, सोडियम आपके वाटर में कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो सोडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कितनी क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं। तो क्वेश्चन कई बार यहाँ से आपका पूछा जा चुका है कि आपका मॉडरेट कंडीशन में क्या होता है, हाई में क्या होता है, ठीक है। और हाँ, कई बार क्या होता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि मैनेजमेंट करके किसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। देखो बेटा, मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि अगर आप लोग चाहे कितना भी ज़्यादा है, इसको भी मैनेजमेंट किया जा सकता है, लेकिन याद रखना अगर इसको हम लोग मैनेज करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई आ जाएगी। तो मैनेजमेंट जो होता है वो केवल कब तक होता है, मॉडरेट कंडीशन तक होता है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ मॉडरेट कंडीशन होती है तभी उसको मैनेजमेंट करते हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि इरिगेशन वाटर आपका सोडिसिटी क्लास में किस तक मैनेजमेंट करके यूज़ किया जा सकता है, सो दैट विल बी टिल द S2 क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है बोरोन के लिए कंडीशन।
तो बोरोन का आपका लो बोरोन क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, मीडियम क्या होगा, हाई क्या होगा, वेरी हाई क्या होगा। तो ये भी आपसे टेबल जो होगा वो आपका वाटर के अंदर जो क्वालिटी है उसके अंदर जो मिनरल या सॉल्ट प्रेजेंट है उनके रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में आपका है रिलेटिव सॉल्ट टॉलरेंट आपकी। ठीक है, जो क्रॉप है उनका आपका फील्ड क्रॉप कौन सी टॉलरेंट है, फ्रूट कौन सी है, फॉरेज कौन सी है, सेमी टॉलरेंट कौन सी है और सेंसिटिव कौन सा है। तो ये आपके सामने यहाँ पर क्या है, आपका टेबल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपके इवेपो ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर आपके क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वेदर कंडीशन आपको अफेक्ट करेंगी, डेफिनेटली है। आपका क्रॉप का देखो, स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेफिनेटली इफेक्ट करेगा कि स्टोमेटा क्लोज कितने हैं, ओपनिंग कितने हैं, कब ओपन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्टोमेटा नंबर एंड साइज। स्टोमेटा का साइज जितना बड़ा होगा ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, नंबर जितने ज़्यादा होंगे वहाँ भी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। कैनोपी कवर, कैनोपी कवर अगर ज़्यादा है तो यहाँ से इवेपोरेशन जो सोइल के सरफेस से हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ईटी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन प्लस आपका वाटर यूज बाय प्लांट, ये तीनों चीज़ें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। कल पढ़ाया था आपको, इक्वेशन के बारे में बताया था अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है अडेप्टिव मैकेनिज्म। जैसे आपके प्लांट के अंदर आपका लीफ जो होता है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट के अंदर आपका जो है स्टेम कई बार रोल प्ले करता है लीफ का, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन क्या हुआ है। नेक्स्ट है आपका रूटिंग डेप्थ एंड प्रोलिफरेशन, मतलब रूट की डेप्थ कितनी है। देखो कुछ क्रॉप होती है सैलो रूटेड, कुछ होती है मीडियम रूटेड, कुछ होती है आपकी डीप रूटेड। ठीक है, तो आपका जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मेज वगैरह या कॉटन आपका ये क्या है, आपकी डीप रूटेड क्रॉप है। वहीं पर अगर नॉर्मल क्रॉप की बात करते हैं तो वो आपकी जैसे आपका सॉरी वीट तो आपका क्या होता है, मीडियम रूटेड होता है। लेकिन जैसे राइस की बात करें, मेज़ की बात करें, सोरगम की बात करें तो ये क्या होती है, डीप रूटेड क्रॉप होती है। ठीक है, तो शैलो रूटेड क्रॉप भी होती है यहाँ पर। तो आपका जैसे ग्राउंडनट है वो भी आपका मीडियम डीप रूटेड है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उसको वाटर अप्लाई भी करेंगे, वहाँ से कितना इवेपोट्रांसपिरेशन होगा वो भी आपका डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन। भाई सीजन अगर लंबा चलेगा तो ज़्यादा होगा, कम चलेगा तो कम होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है इरिगेशन मेथड। इरिगेशन मेथड कौन सा आप अप्लाई कर रहे हो। अब देखो अगर आप फ्लडेड इरिगेशन कर रहे हो तो वाटर का आपका इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ड्रिप कर रहे हो तो क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना। हम लोग ड्रिप इरिगेशन में पढ़ते हैं ना कि वाटर का यूज एफिशिएंसी क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, वाटर का सेविंग क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। आपका फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हो, विंड ब्रेक, एंटी ट्रांसपेरेंट और आपके सैलिनिटी कंडीशन। ठीक है, तो इन सब के ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। अब वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो क्या बोला, आपके क्लाइमेटिक फैक्टर इफेक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि भाई पानी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसी प्रकार से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्रॉप के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। जैसे आपके C4 प्लांट है वो कम वाटर को यूज़ करेंगे, वाटर की यूज एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होती है। लेकिन आपके C3 प्लांट की वाटर यूज एफिशिएंसी कम होती है। क्रॉप की वेराइटी, क्या वेराइटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये करता है। नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ सोइंग, डेप्थ ऑफ सोइंग, प्लांट पॉपुलेशन, डायरेक्शन ऑफ सोइंग। ठीक है, फर्टिलाइजर, इरिगेशन मेथड, पेस्ट एंड डिजीज, है ना, 80 कंट्रोल मेजर्स, आप लोग जो मेजर्स आप लोग अप्लाई करते हो। अब आपका आता है कि वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर यूज एफिशिएंसी और ये सारी आपकी कहानी। ठीक है, तो ग्रेन यील्ड को शायद आप लोग ना याद करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हम याद करते हैं इनको। ठीक है, अब राइस का कई बार क्या लोग बोलेंगे सर 1200 से 1500 भी पड़ा है, 1300-1500 भी पड़ा है, तो वो रेंज है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार रिसर्च के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आप लोग अगर राजस्थान में जाकर रिसर्च को करोगे राइस के ऊपर तो डेफिनेटली वहाँ पर पानी क्या है, ऑलरेडी कम है, तो वो लोग लेस वाटर के ऊपर उसको ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे। मेथड हो सकता है उन्होंने SRI को यूज़ कर लिया हो या फिर आपका एरोबिक राइस सिस्टम को यूज़ कर लिया हो, तो डेफिनेटली वाटर की रिक्वायरमेंट क्या जाएगी, कम चली जाएगी थोड़ी सी। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग एक ऐसे एरिया में चले जाओगे जैसे पंजाब है, आपका वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस केस में आपका वाटर का रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट बेसिस पर इनके चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो आपका ये एक इक्वेशन था जो हमने कल डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। इवेपोरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर यूज़ कैसे करता है, वाटर लॉस क्या होता है। ये इक्वेशन आपको याद है, E + T + W, ये है वाटर यूज्ड बाय प्लांट, ठीक है। ये है वाटर लॉस, और ये क्या है आपका वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही तो लिखा था, याद आ गया, ठीक है। फिर हमारा ये क्या था, डिमांड और सॉरी सप्लाई, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, ये भी पढ़ा था। अब ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मेनली यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे। सोइल के फैक्टर को हम वहाँ पर पढ़ेंगे। एग्रोनॉमिक मेजर भी डिपेंड करेंगे कि इरिगेशन मेथड क्या अप्लाई कर रहे हो, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है, टीलेज कितना करते हो, ये बकवास है। इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन, क्या इंपॉर्टेंस है बता चुका हूँ, कल आपको डिस्कस हो चुका है सारा का सारा। इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है, तो मैंने कल आपको ये इक्वेशन समझाया था, जिस द्वारा बताया था कि नहीं बताया था, IW/CP रेशियो, ठीक है। ये रहा बेटा आपका IW/CP रेशियो की कहानी की अगर हम बात करते हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ इरिगेशन और आपका, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, पक्का। वाटर बजटिंग, ठीक है। अब देखो वाटर बजटिंग क्यों रिक्वायरमेंट है। एक तो मैं क्या करता हूँ, फैक्ट के साथ हमेशा कभी भी छेड़खानी नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता, क्योंकि फैक्ट जो होता है वो आपका एक ऐसी चीज़ है जो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर आपको बताया, अब मैं अपनी सुविधा के लिए मैं आपको बताने चला जाऊँ कि भाई ये ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन आपका ICR के द्वारा, ये 2019 की बात है, 9 सितंबर 2019 में द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था, उसमें त्रिलोचन महापात्रा जी ने साफ बताया था, मतलब उनका इंटरव्यू होगा डेफिनेटली। और जब वो इंटरव्यू में कोई डेटा देते हैं तो डेटा कभी सोच समझ के दे दिया जाता है, ये नहीं कि तुरंत सोच रहे हैं इतना होगा, नहीं, वो एग्जैक्ट फैक्ट लिखा जाता है वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि प्रेजेंट टाइम में पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है वो आपका कितना है प्रेजेंट टाइम में। तो देखो 2014 के अकॉर्डिंग ये कितना था, 1508 था। 1951 में कितना था, 5177 था। और बोला जा रहा है कि 2025 तक ये इतना हो जाएगा और 2050 तक ये आपका इतना हो जाएगा। और जिस दिन ये 1000 या 1000 से नीचे चला गया उस केस में वाटर स्ट्रेस कंट्री इंडिया क्या कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है, 25 साल रहे हैं, है ना, आपकी उम्र भी उतनी उस टाइम तक हो जाएगी और फिर पानी के लिए त्राही त्राही होगी, ठीक है। तो वही कंडीशन याद दिला रहा हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, बूढ़े हो जाओगे बाल्टी भी नहीं उठाई जाएगी, ठीक है। तो अभी से मैनेज करना स्टार्ट कर दो, पानी स्टोर करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए वाटर बजटिंग की क्या है, रिक्वायरमेंट है। मतलब सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि वाटर बजट क्यों करना चाहिए, तो बजट का मतलब यही होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है उसको हम, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपये बोलता हूँ आपको कि मैंने आपको 100 रुपये दिए और आपको एक ऐसे एरिया में रख दिया कि जहाँ पर आपको कोई रुपये और नहीं देगा, ना ही आपके पास काम है। अब 100 रुपये को यूटिलाइज कैसे करोगे, आप क्या सोचोगे, 1 रुपये का ये ले आता हूँ, 2 रुपये का ये ले आता हूँ, 3 रुपये का ये ले आता हूँ, 4 रुपये का ये ले आता हूँ, 10 रुपये का ये ले आता हूँ, इतने बचा लेता हूँ ताकि काम में आ जाएंगे। क्योंकि कितने दिन काटने हैं, 10 दिन काटने हैं, 7 दिन काटने हैं, डिपेंड करता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, बजट करोगे। लास्ट में अगर 1 रुपया भी बच गया ना आपके पास, उसका भी क्या करोगे आप, बजटिंग करोगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, बजटिंग इज नेसेसरी किसी भी केस में। बजट का मतलब यही नहीं कि पैसे वाला बजट बनाना, बजट का मतलब है कोई भी चीज़ हमारे पास जो है उसको मैंने कितना यूटिलाइज करना है और कितना यूटिलाइजेशन हम लोग करने वाले हैं, वो सारी कहानी यहीं पर आपके डिस्कशन होगी। ये आपकी वाटर जो मैनेजमेंट वाटर जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, ओरिफिस, वियर, नोज, पार्शियल फ्लूम, है ना, ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा क्या था, पानी जा रहा था यहाँ से, अब मैंने क्या किया, एक डिवाइस को यहाँ पर लगा दिया।
ये डिवाइस के अंदर से पानी होकर जाएगा, तो ये डिवाइस क्या करेगी, उस वाटर को मेजर करेगी कि कितना पानी उसमें गया था। ठीक है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए ये डिवाइसेस जो होती हैं वो यहाँ पर आपकी लगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ इस प्रकार से आपका ओरिफिस होता है। ठीक है, आपका इस प्रकार से लगा रहेगा यहाँ पर और पानी इसमें से होकर निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है, ये देखिए, ये भी आपका क्या है, ओरिफिस, ये देखिए। ठीक है, कुछ ऐसा लगा होता है और हम लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं ये कौन सी मायाजाल होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपकी सेंसिटिव क्रॉप अप्रोच है। लो सेंसिटिव कौन सी है आपका, लो टू मीडियम कौन सा है, मीडियम टू हाई कौन सा है, ये हाई कौन सा है, ये किसके लिए है, वाटर के लिए, कि वाटर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव कौन सी है, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है, ये मीडियम टू हाई है, ये लो टू मीडियम है। ये 2019 में एएफओ के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका मैंने अभी बोला था कि रूट की डेप्थ के अकॉर्डिंग और आपका सोइल के टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपकी सैलो रूटेड, मॉडरेटली रूटेड, डीप रूटेड और वेरी डीप रूटेड कर लोगे। क्रिटिकल स्टेज मैंने कल बोला था, डोंट वरी, बंद नहीं हुआ अभी, अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी तो शो कहानी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अरे इरिगेशन मेथड पढ़ते हैं, 10 मिनट लगेंगे, हो जाएगा, इतनी घबराओ मत यार, तुम तो घबरा जाते हो, नहीं घबराते क्या, घबरा जाते हो। बस इरिगेशन मेथड पढ़ने हैं, फिर हमारा कल्याणस्तु, इरिगेशन से सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी कहानी समझने वाली है, कुछ पॉइंट पर, कुछ पे नहीं है भी है। ये हमारे क्या थे, ट्रेडिशनल मेथड थे। ठीक है, मॉड, चैन पंप, ढेकली, राहट। ठीक है, कोई पूछ ले कि ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, वैसे अब हम इरिगेशन मेथड को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। एक होता है सरफेस, एक होता है सब सरफेस, एक होता है आपका प्रेशराइज्ड। सरफेस में तो नॉर्मल जो फ्लड इरिगेशन करते हो, रो बनाते हो, है ना, चेक रो बनाते हो, या फिर आपका बॉर्डर इरिगेशन करते हो, वो सारा किस में है, सरफेस में। सब सरफेस इंडिया में नहीं किया जाता मेजरली, क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी डिफिकल्ट है। इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड पाइपें एस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, और उसके बाद में हमारा आता है प्रेशराइज्ड। इसमें आपके 2 आते हैं, एक ड्रिप और एक, बस गॉट द पॉइंट। आसान है, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, अब सरफेस को हम लोग डिवाइड करते हैं। देखो बेटा, बॉर्डर में क्या होगा, एक तो है कॉन्टूर आपका और एक है स्ट्रेट। कॉन्टूर का मतलब होता है जहां पर स्लोप आपका ज्यादा है, 2% से ज्यादा स्लोप में क्या हो जाएगा, कॉन्टूर बोल देंगे, और 2% से कम है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको स्ट्रेट मेथड। बॉर्डर बनाई जाती है, बॉर्डर मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, आपका फील्ड है, तो इसमें क्या किया जाएगा, आपकी ये देखिए, ये बॉर्डर्स में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। नॉर्मली करते हो नहीं करते हो ये ऑपरेशन, ठीक है, फ्लडिंग के लिए यही काम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका चेक बेसिन। चेक बेसिन का मतलब क्या है, ये लो जी, ये हमने क्या बना दिए, चेक बेसिन बना दिए। लेकिन ये कॉन्टूर या रिंग हो सकते हैं या रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी लेंथ और ब्रेथ आपकी अलग अलग हो जाए, ये रेक्टेंगुलर हो जाएंगे। और आपका रिंग जो किया जाता है वो किया जाता है जहां पर आपकी क्या प्रेजेंट होती है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, ट्रीज होते हैं, वहां पर रिंग मेथड को फॉलो करते हैं। फिर आता है फरो। फरो में एक डीप होती है, कोरुगेटेड होती है। डीप का मतलब जिसमें फरो डीप है, और कोरुगेटेड मतलब ज्यादा डीप नहीं है, सरफेस के ऊपर छोटी छोटी आपकी रीज बनाई गई है। समझ में आ गया, हो गया। देख लेते हैं इमेज क्या क्या बोलती है। ये आपका क्या है, यहाँ पर सरफेस में बॉर्डर इरिगेशन है, मतलब पूरे फील्ड में डायरेक्टली वाटर की सप्लाई की जा रही है। ये जो अगर स्लोप की बात करेंगे तो इतने स्लोप पे इसकी लेंथ जो हमने अभी बनाई थी, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि स्लोप लेंथ कितना है, सोइल कैसा है, और उसकी लेंथ ये है।
ठीक है, रहेगा याद, ठीक है। अब आता है चेक बेसिन, ये देखो जी चेक बेसिन बना दिए चेक्स हमने। और अब आता है रिंग, बना दिए रिंग। कोई दिक्कत है? क्योंकि इसमें नाम ही तो है बेटा, अब इसमें क्या कर सकता हूँ, है मतलब समझाने का कोई मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही है मेरे लिए, तो ये क्या समझाऊं इसमें, ठीक है। अब आता है फरो, इसमें फरो को हम फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, फरोज में डिवाइड करते हैं। देखो एक बात बताओ, यहां पर आपको नहीं लग रहा कि ये कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है, यहां पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि समथिंग मिसिंग है? यहां पर भी पानी होना चाहिए था, चाहिए था कि नहीं चाहिए था भाई? ये दोनों रिज आपकी अलग अलग होनी चाहिए थी, यहां पर भी फरो होना चाहिए था ना? अरे यस और नो? इसका मतलब इस फरो को हम लोग क्या कर गए, खा गए। क्या कर गए? खा गए। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर गए, स्किप कर गए। और इसलिए इस मेथड का नाम क्या हो जाएगा, स्किप फरो इरिगेशन मेथड है। बताओ, नाम दे दिया, गलत हो गया। लेकिन अगर हम क्या करते, इसको स्किप करने की बजाय हम यहां पर भी फरो बना देते, तो ये हमारा क्या हो जाता, ऑल फरो हो गया। ओके, अभी हमने क्या किया, इसके अंदर ये फरो भी है, ये फरो भी है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी डायरेक्टली यहां से नहीं आ रहा, यहां पर क्या हो रहा है, पानी यहां से आएगा और ऊपर से होते हुए इसमें क्या करेगा, आपका मूव ऑन करेगा। और फिर वही बात है, इसमें से आएगा पानी यहां आ जाएगा, इसमें से आएगा पानी यहां आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट फरो। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट फरो। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी? ठीक है, देखो ऑल फरो में हर एक में पानी डायरेक्टली जाएगा, स्किप फरो में एक को हम खा गए, जैसे यहां पर खा रखा है हमने, दो फरो को, दो रीजेस को एक साथ में क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या रहेगा, यहां पर अल्टरनेट फरो में आपका एक फरो में पानी दोगे, एक फरो में आपका पानी नहीं दिया जाएगा, एक में ऊपर से आपका क्या करेगा, मूव ऑन होकर यहां पर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट फरो हो गया। उसके बाद में एक आपका और आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर आपका जो प्रेजेंट टाइम में आपका ऑन एंड ऑफ मेथड के नाम से जाना जाता है, सर्ज इरिगेशन मेथड। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने यहां पर एक आउटलेट दे दिया, यहां भी आपने आउटलेट दे दिया, यहां भी आउटलेट दे दिया। आपने देखा होगा अगर पानी आपने यहां तक दिया और फिर बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली पानी कुछ देर तक आगे जाता है, क्योंकि वाटर का क्या होता है, फ्लो करता है। तो आप लोग यहां पर एक मैकेनिज्म सेट कर देते हो और उस मैकेनिज्म के द्वारा पानी ऑटोमेटिकली आपका कुछ मिनट के बाद बंद हो जाएगा, फिर पानी आगे चला जाएगा, फिर आपका यहां से बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आगे जमीन क्या हो चुकी है, वेट हो चुकी है, तो इसलिए पानी और जल्दी आगे जाएगा। तो हम सोइल के अकॉर्डिंग यहां पर ऑन एंड ऑफ, जिसको हम सर्ज इरिगेशन मेथड के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं, और उसकी इरिगेशन यूज एफिशिएंसी 85% होती है। समझ में आया? या फिर इसको 85 to 95 भी बोल देते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ क्या बोलते हैं, 85 to 95%। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, ये वैसे नॉर्मली आपका डिवाइड किया हुआ इतना नहीं होता, इसके अंदर ये है कि साइज एंड स्पेसिंग के अकॉर्डिंग। तो ये हमने अभी पढ़ा था डीप एंड कोरुगेटेड, और ये हमारा है स्ट्रेट फ्लो और कॉन्टूर फ्लो। स्ट्रेट मतलब डायरेक्टली पूरी की पूरी फ्लो, और कॉन्टूर में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका मतलब थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया अच्छे से, कोई डाउट है यहाँ तक? सर्ज को हमने क्या बोला, ऑन एंड ऑफ 85 to 95% हो गया। सर्ज इरिगेशन कुछ ऐसा होता है आपका, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म इसका यही होता है, ठीक है। ये तो इंडिया वाला सर्ज है, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल लेवल का सर्ज है। तो दोनों में समझ आ रही होगी, है ना डिफरेंस? तो यहाँ पर तो लीकेज दिख रही होगी आपको, है? यहाँ पर दिख रहा है क्या, है? ये होता है बेटा आपका सब सरफेस,
ठीक है, अब इसमें क्या किया, एक मेन पाइप है और यहां से पाइपें क्या होंगी, अब ऐसा ही गड्ढा एक और किया जाएगा 15 फुट की दूरी के ऊपर, सॉरी 30 फुट की दूरी के ऊपर, ये 15 फीट कवर करेगी, यहां से 15 फीट कवर होगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, इसको बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। इसमें कुछ इस प्रकार से वर्क किया जाता है, ये देखो दिख रहा है पानी, है ना, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या रहते हैं, क्लोगिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मैनेजमेंट ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है। और आपको पता है इंडिया में तो सरफेस के ऊपर पाइप नहीं चल रही है, सब सरफेस में कहाँ से चल जाएगी, है? तो इसलिए बात है। ये देखिए पौधे खुश हो गए ना साथ में। चलिए भाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर की कहानी है, छोटी सी सुन लो, बाद में कहानी खत्म करो। ड्रिप का मतलब और स्प्रिंकलर का मतलब, इसमें 4 पॉइंट आपके मैक्सिमम पूछे जाएंगे और वहीं से सारे एग्जाम में क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ड्रिप का नाम सारे लोग जानते हो, क्या बोलते हैं दूसरा इसको नाम, ट्रेकल। स्प्रिंकलर फुहारा सिंचाई। चलिए देखो बेटा, सबसे पहले होता है कि किस प्रेशर पे ये वर्क करता है, तो याद रखना लेस देन 2.5 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पे ये वर्क करेगा, और ये वर्क करता है 2.5 से 4.5 क्यूबिक आपका किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक समथिंग पे ये क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। ये प्रेशर है ना, प्रेशर की वैल्यू है और कुछ नहीं है ये, मतलब समझ लो, पता नहीं कौन सा पार्ट बता दिया, कुछ नहीं बताया मैंने। दूसरा यहाँ पर क्या है आपका, प्रेशर के बाद इसका आता है कि पर आवर में कितना वाटर इमिट करता है, 1 घंटे में एक फुहारे से या एक इमिटर ड्रिप में से कितना पानी इमिट करेगा, ठीक है। तो पर आवर इमिशन, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है, याद रखना ड्रिप के अंदर 2 से 20 लीटर पर आवर, ये कई जगह पे 1 to 8 दे रखा है, छोड़ देना, ये कितना होता है 2 to 20 लीटर पर आवर, और ये आपका कितना होता है मोर देन 1000 लीटर पर आवर। कर लोगे याद इसको। उसके बाद में आपका आता है वाटर सेविंग और लास्ट में आता है वाटर यूज एफिशिएंसी। देखो वाटर सेविंग का मतलब है कि हम जो पुराना मेथड यूज करते थे, फॉलो करते थे, किसको, फ्लड इरिगेशन को, उसके रिस्पेक्ट में कितना पानी बचाया। तो याद रखना ड्रिप इरिगेशन में ऑलमोस्ट आपका 40 to 60% पानी हम लोग बचा लेते हैं, और इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% पानी आपका बचा लिया जाता है। लेकिन यूज एफिशिएंसी की जब बात करेंगे तो इसकी यूज एफिशिएंसी होती है 90 to 95%, और इसकी कितनी होती है 70 to 75%, या कई बार 65 to 75% भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम क्या कंसीडर करेंगे, 70% इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। तो ये रहा हमारा पूरा ड्रिप और स्प्रिंकलर के रिलेटेड कहानी। अब इसमें वही बात है, कोई लोग बोलेगा सर इसमें फर्टिगेशन क्या होता है, भाई फर्टिलाइजर को एप्लीकेशन कर दो फर्टिगेशन हो जाएगा, कोई कहानी है क्या उसमें, नहीं। लेकिन उसमें यह कहानी होती है कि किस कंडीशन में हमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो ये अलग अलग फर्टिलाइजर्स की रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे आपका कुछ फर्टिलाइजर से अमोनिया फॉर्म है तो वो किसी के लिए टॉक्सिक है, तो उसमें हम अप्लाई नहीं करेंगे। अमोनियम फर्टिलाइजर ज़्यादातर क्या होते हैं, जल्दी सोल्यूबल होते हैं, तो उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उन क्रॉप में यूज़ करते हैं जहाँ पर टॉक्सिसिटी उनकी नहीं होती है। समझ में आया बेटा। तो ये हमारा क्या रहा, सिनेरियो, ठीक है। इसके रिलेटेड एक टेबल है, वो टेबल आपको आज या कल तक आपका टेलीग्राम वगैरह पर हर जगह मिल जाएगी। उस टेबल को जरूर नोट डाउन कर लेना बेटा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ मेरे को पहले। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई शक, कोई क्वेश्चन? पक्का चलूं, हो गया आज का, ठीक है। फिर ये हमारा क्या हुआ, इरिगेशन की कहानी खत्म हुई। अब इसमें फिर भी कोई डाउट लगे, आप लोग बेटा पढ़कर आओ, क्वेश्चंस देखो, समझ में नहीं आए एक बार नहीं 1000 बार पूछो। लेकिन मैंने बार बार बोला कि ये वो मेजर पॉइंट है जहां से आपके क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी देखे इससे बाहर आपके क्वेश्चंस? नहीं, है ना। चलिए।